हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ये ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग बिजनेस में काम करती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इनका वेबसाइट है जिसके थ्रू आप शेयर्स को खरीद एंड बेच सकते हैं। जैसे कि ज़ेरोधा एक ब्रोकर है, वैसे ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी ब्रोकर है। लेकिन ब्रोकरेज के साथ साथ इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये पैसे कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सारे सोर्सेज है जिनके थ्रू ये पैसे कमाते हैं। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, Q4 के नतीजे हम जानेंगे। उसी के साथ साथ हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। बिजनेस मॉडल जानने से पहले आइए देख लेते हैं इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल क्या है। तो हम मार्केट मोजो पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर देख लेंगे कि 1 डे में इस कंपनी ने -5% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में रिटर्न प्रोफाइल इसका -2% है। वहीं पर सेंसेक्स ने -6% रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ में 20% का रिटर्न दिया है। वहीं पर सेंसेक्स ने 5.85 का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट जहां पर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2020 से आज तक, तो ईयर टिल डेट में इसने -11.93% का रिटर्न दिया है। वहीं पर सेंसेक्स ने -23.3% का। 1 ईयर में इस कंपनी ने 63% के रिटर्न दिए हैं, जबकि ये कंपनी कोरोना वायरस स्टार्ट होने से पहले 510 पर चल रही थी। फिर इतने गिरावट के बावजूद भी इस कंपनी ने 63% का रिटर्न दिया है, जहां पर सेंसेक्स ने -16% का रिटर्न दिया है। गिरावट के बाद ये 503 से गिरकर 222 पर चली गई थी। वहां से इसने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है और ये कंपनी अभी 357 पर ट्रेड हो रही है। 3 ईयर का रिटर्न प्रोफाइल देखें तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी पुरानी ये लिस्टिंग नहीं है। 2008 में ही लिस्ट हुई थी। आइए अब जान लेते हैं कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है और जिनके थ्रू ये पैसे कमाते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर हम आ चुके हैं। उनके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एडवाइजरी, बहुत ही ब्रॉड बिजनेस मॉडल है इनका। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपको बताऊं कि जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो आपसे पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, देन उसको लोन के फॉर्म में मार्केट में बांटते हैं और फिर उनसे जो इंटरेस्ट आता है उससे वो पैसे कमाते हैं। तो वो उनका बिजनेस मॉडल होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें बैंक्स दूसरे कंपनीज को हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी ये है, उसे पैसे रेस करने हैं मार्केट से, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स से इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो ये आईपीओ में हेल्प करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ ही साथ कंपनी को एडवाइजेस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज से वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तो दूसरे कंपनीज को हेल्प प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेस, ये सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो कि यूएस से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये इक्विटी कैपिटल मार्केट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी कैपिटल मार्केट मतलब वही हो गया कि आईपीओ कंपनी को रेस करना है तो आईपीओ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करने में। उसी के साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, वो कंपनी को वैल्यू करने में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है वो हेल्प करती है। तो इक्विटी कैपिटल मार्केट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी के साथ साथ मर्जर एंड एक्विजिशन अगर कंपनी को करना होता है तो उसमें भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हेल्प करती है। उसी के साथ साथ प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट इक्विटी मतलब अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और उसे पैसे रेज करने हैं तो वो कंपनी जैसे कि अभी पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, अगर उन्हें पैसे रेज करने हैं इन्वेस्टर्स से तो वो इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करने में
इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करते हैं तो उसे हम प्राइवेट इक्विटी कहते हैं, क्योंकि ये इक्विटी कंपनीज होती हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज में पैसे लगाती हैं, तो इसलिए हम इसे प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट में देख लें तो अगर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए होते हैं और जिनके पास उतना टाइम नहीं होता है, वो दूसरे बिजनेसेस करते हैं लेकिन उन्हें मार्केट में पैसे लगाना होता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि प्राइवेट वेल्थ मैनेज करते हैं जिससे कि उन्हें फ़ी मिलती है, वो उनका पूरा वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि रिटेल इक्विटी में इनका ICICI डायरेक्ट जो अकाउंट है, जो वेबसाइट है, उनके थ्रू आप शेयर्स को खरीद एंड बेच सकते हैं, तो ये रिटेल इक्विटी कैटेगरी में आ जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, इक्विटीज़ का, तो उसे भी ICICI सिक्योरिटीज़ मैनेज करती है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हो गया, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो भी जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं उनके लिए भी उन्हें ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी सर्विसेज ICICI सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है। एडवाइजरी सर्विसेज हो गए, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, इक्विटी एडवाइजरी, पोर्टफोलियो सर्विसेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो इवेल्युएशन, विल ड्राफ्टिंग, जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और अगर आप विल ड्राफ्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके जाने के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी किन किन लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो उसे हम विल ड्राफ्टिंग कहते हैं, तो उसकी भी सर्विस ICICI सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये दूसरे प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ICICI डायरेक्ट अकाउंट के, ICICI डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके थ्रू इन्हें कमीशन मिलता है और ये पैसे कमाते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एसेट्स एंड लोन्स में इंस्टा लोन्स है, ESOP है, मॉर्गेज है। तो इंस्टा लोन क्या होता है कि आपके पास शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसके ऊपर भी ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। ESOP का मतलब होता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो जैसे कि कुछ कंपनीज में होता है कि एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके CTC में, तो उससे आपको क्या होता है कि आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उसके स्टॉक्स आप मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन कम दामों पर। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम रेट में कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप उसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ये उनके CTC का ही एक प्लान होता है। तो वो स्टॉक्स खरीदने के लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे, तो अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो उसके लिए भी ICICI सिक्योरिटीज़ आपको फंड प्रोवाइड करती है। तो टोटल मार्केट वैल्यू का 75% अप्रॉक्स वो फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज़ करके आप ESOP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं मॉर्गेज, तो यहाँ पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ में। फिक्स्ड इनकम एंड डिपॉजिट इनकी एक सर्विस है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थर्ड पार्टीज़ के थ्रू। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गया, म्यूचुअल फंड्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ आइए हम देख लेते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने कब कब लॉन्च किए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, तो मैंने आपके लिए पावर पॉइंट एक बना के रखा है। तो आइए देख लेते हैं कि कब कौन से प्रोडक्ट्स ये लॉन्च किए थे। तो आप देख सकते हैं कि 1995 में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। ICICI बैंक इसकी पेरेंट बैंक है। इन्होंने जब 1995 में स्टार्ट किया था तो इस कंपनी का नाम रखा था ICICI ब्रोकरेज सर्विसेज लिमिटेड, और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। 2000 में इन्होंने ICICI डायरेक्ट वेबसाइट को लॉन्च किया। 2006 में इन्होंने हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जहाँ पर इन्होंने शुरुआत की कि थर्ड पार्टी कंपनीज के लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करे और कमीशन के फॉर्म में ये पैसे कमा सके। 2007 में इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ नाम कर दिया उसका, और इन्होंने ओवरसीज ट्रेडिंग सर्विसेज लॉन्च की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ओवरसीज जो ब्रोकरेजेस हैं इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, जिसके थ्रू आप ओवरसीज मतलब US के और यूरोपियन मार्केट के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो इन्होंने 2007 में ओवरसीज ट्रेडिंग सर्विसेज की फैसिलिटी स्टार्ट करी। 2009 में इन्होंने करेंसी ट्रेडिंग की शुरुआत करी, और
प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की। सो आप देख सकते हैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। 2011 में इन्होंने प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान की शुरुआत की। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो भी बैंक्स ब्रोकरेजेस होते हैं उनके ब्रोकरेज थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर ज़ेरोधा में अगर आपको किसी भी शेयर की डिलीवरी लेनी है तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है, लेकिन वहीं पर आप कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़ या ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आपको शेयर की डिलीवरी लेने के लिए भी ब्रोकरेज देना होता है, और वो ब्रोकरेज परसेंटेज में होता है, जैसे कि 0.45%, 0.5% ऑफ द एंटायर वैल्यू। तो ICICI सिक्योरिटीज़ में प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू जैसे 10 या 15 हज़ार का ब्रोकरेज का प्लान होता है, तो आप उनके साथ 10 हज़ार रुपये डिपॉजिट कर दीजिए, वो आपके अकाउंट में लॉक हो जाएगा। और जब भी आप कोई शेयर परचेस करते हैं, ऑर्डर डालते हैं, तो जो आपका ब्रोकरेज होगा वो 0.4 या 5% की जगह पर 0.2% ही लगेगा, तो यहाँ आपका ब्रोकरेज कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर उतना सारा पैसा आपका लॉक हो जाता है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। 2016 में इन्होंने इक्विटी एडवाइज्ड पोर्टफोलियो सर्विसेज की शुरुआत करी। 2017 में इन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर आप मार्जिन लेकर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपये के शेयर्स हैं तो उस शेयर्स के बेसिस पर आपको मार्जिन मिलता है, आपको और पैसा मिलता है, तो आप अपने लगाए हुए पैसे और कंपनी से भी दिए हुए पैसे, आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो आप ज़्यादा पैसों से शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो इन्होंने 2017 में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो ये भी इन्होंने 2017 में स्टार्ट करी। उसके बाद 4 अप्रैल 2018 को वो लिस्ट हुए और लिस्टिंग प्राइस था 431, और लिस्टिंग के दिन ये 17.1% बिलो इशू प्राइस पर लिस्ट हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट हुआ था। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर अपनी नज़र डालेंगे। हम देख सकते हैं कि ऑपरेशनल अकाउंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल अकाउंट्स 2014 में इनके पास थे 2.5 मिलियन, जो बढ़कर हो गए 4.8 मिलियन इन 2020। ओवरऑल एक्टिव अकाउंट्स 0.7 मिलियन से बढ़कर 1.5 मिलियन हो गया है। NSE एक्टिव अकाउंट्स 5 लाख से 10.8 लाख हो गया है। तो लास्ट 5 से 6 सालों में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ गए हैं। फ्री कैश फ्लो अगर हम देखें तो फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। यहाँ पर लिखा है कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लें कि लास्ट 6 सालों में 2014 से 20 में रेवेन्यू ग्रोथ इसका है 13% CAGR, मतलब हर साल इस कंपनी ने क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट दिया है 13% का। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये बढ़कर हो जाता है 35%। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो 13% CAGR से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% CAGR से बढ़ रहा है। तो इस गैप को हम कहते हैं कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, जैसे कि रेवेन्यू कम बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। वहीं पर अगर ये रेवेन्यू 13% CAGR होता लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% या 5% CAGR होता, तो इसे हम कहते हैं कि लो ऑपरेटिंग लेवरेज मॉडल। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाई ऑपरेटिंग लेवरेज मॉडल का मतलब क्या होता है। डिविडेंड ग्रोथ भी अच्छा रहा है कंपनी का, 44% CAGR इन लास्ट 6 ईयर्स। ROE जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेंटेन किया है 50% के आसपास फ्रॉम 2014 टू 20। कंपनी एक नंबर 1 इक्विटी फ्रेंचाइज है बेस्ड ऑन, आप यहाँ बॉटम में देख सकते हैं, बेस्ड ऑन FY19 रेवेन्यूज। ये एक नंबर 1 फ्रेंचाइज है। टोटल एसेट्स कंपनी के पास है 2 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब कि 2 लाख करोड़। प्राइवेट वेल्थ क्लाइंट एसेट्स हैं 0.83 ट्रिलियन रुपीज़। पोजीशन के बाद में अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पर क्या है, इक्विटीज बिजनेस ब्लेंडेड मार्केट शेयर है 8%। 2014 में ये मार्केट शेयर था 4.5%, तो 95% ग्रोथ दिखाया है लास्ट 6 सालों में। म्यूचुअल फंड रेवेन्यू इस कंपनी के पास 2014 में आता था 2.9% शेयर था म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का, वो बढ़कर हो गया 4%। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप
ECM प्लेयर्स। ECM मतलब कि इक्विटी कैपिटल मार्केट, जिसमें मैंने आपको बताया कि IPO मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, कंपनी जो राइट्स इशू करती है, बायबैक्स इशू करती है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए ये सारी कंपनीज काम करती हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहते हैं। तो वो सारे कैटेगरीज आ जाती हैं ECM के अंदर, जिसे हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल मार्केट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर्स की कंसिस्टेंसी कैसी है ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ में। तो आप देख सकते हैं 37% ऑफ क्लाइंट्स एक्टिव मोर देन 14 ईयर्स अगो आर स्टिल एक्टिव विद अस। ऐसा कंपनी बोल रही है कि 37% क्लाइंट्स जो कि 14 साल पहले कंपनीज के साथ थे, वो आज भी 14 ईयर्स के बाद भी कंपनी के साथ एक्टिव हैं। उसके साथ साथ 65% कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो उन कस्टमर्स के साथ आ रहा है जो कंपनी के साथ 5 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कस्टमर्स से कंपनी का 65% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। लास्ट 3 सालों में मिलेनियल्स ने कंट्रीब्यूट किया 70% ऑफ कस्टमर्स। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर ही कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि दे आर नॉट ओनली एबल टू अट्रैक्ट मिलेनियल्स बट ऑल्सो दे आर एबल टू रिटेन आर विंटेज क्लाइंट्स। तो जो ओल्ड क्लाइंट्स है उनको भी रिटेन करने में ये कंपनी सक्षम है, कैपेबल है। उसी के साथ साथ जो यंग कस्टमर्स हैं और जो मिलेनियल क्लाइंट्स हैं उनको भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए। अब हम मार्केट शेयर देख लेंगे तो NSE में हम देख सकते हैं कि Q1 FY19 में 9.5% था मार्केट शेयर। वहीं पर Q4 FY20 में ये मार्केट शेयर बढ़कर हो गया 10%। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स से अराउंड 10% का मार्केट शेयर इन्होंने मेंटेन किया है NSE एक्टिव क्लाइंट्स में। वहीं पर अगर हम ओवरऑल इक्विटी मार्केट की बात करें तो ये डबल डिजिट में नहीं है, ये सिंगल डिजिट में ही है। तो रिसेंट 2 क्वार्टर से मार्केट शेयर थोड़ा सा अच्छा रहा है। लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में 8.9% था। आप देख सकते हैं Q3 FY20 8.9%। वहीं पर जो लास्ट क्वार्टर गया है फ्रॉम जनवरी टू मार्च Q4 FY20, वहाँ पर ये मार्केट शेयर बढ़कर हो गया 9.1%। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर्स से यहाँ पर तगड़ा कंपटीशन मिलता है इन बैंकिंग ब्रोकरेजेस को। तो इनके मार्केट शेयर को अच्छी खासी मार झेलनी पड़ती है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़। इनका मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये अच्छे खासे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं डिलीवरी में, और जो भी ऑप्शन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा ब्रोकरेज देना होता है। तो इसके लिए लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स ही पसंद करते हैं आजकल। नाउ कंपनी ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में हम कह ले तो कॉस्ट एफिशिएंसी पर बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट को कम किया है, एम्प्लॉयज़ को कम किया है, तो एफिशिएंसी पर इन्होंने अच्छा काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस इन्होंने कट डाउन किए हैं। अप्रैल 2019 में इनके पास 198 नंबर ऑफ ब्रांचेस थे, जिसको कट डाउन करके इन्होंने 172 पर लाया है इन मार्च 2020। हेड काउंट्स कम किए हैं बाय 6%, और सिक्वेंशियली अगर हम बात करें तो ये 4% होता है। सिक्वेंशियली मतलब दिसंबर 2019 से मार्च 2020, तो ये जो क्वार्टर इन क्वार्टर सिक्वेंशियल क्वार्टर इन क्वार्टर है, तो यहाँ पर इन्होंने 4% कम किया है हेड काउंट, मतलब एम्प्लॉय काउंट। वहीं पर ईयर ऑन ईयर इन्होंने 6% कट डाउन किया है। अगर हम इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो 4.8 मिलियन क्लाइंट्स इनके टोटल ऑपरेशनल हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें से 2.9 मिलियन क्लाइंट्स ने कभी ना कभी ट्रेड किया है। तो मतलब जो रिमेनिंग क्लाइंट्स हो गए वो सिर्फ उनके अकाउंट्स है, उन्होंने ट्रेड नहीं किया है। तो 4.8 ऑपरेशनल अकाउंट्स हैं, वहीं पर 2.9 मिलियन अकाउंट्स जो एक्टिव हैं। ओवरऑल एक्टिव देख लें तो ये 1.5 मिलियन है, उसमें से 1.5 मिलियन अकाउंट्स NSE से हैं, मतलब NSE एक्टिव अकाउंट्स 1.5 मिलियन 1.1 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स NSE से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 4.8 मिलियन ओवरऑल ऑपरेशनल अकाउंट्स है उसमें 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। वहीं पर ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें हम तो वहाँ पर 16% का ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। और NSE एक्टिव क्लाइंट्स में
27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। आइए अब मार्केट शेयर का थोड़ा बाइफरकेशन हम देख लेते हैं। तो Q4 ये Q4 को दिखाता है। ये वाला जो कैंडल है ये Q3 FY20 और ये येलो कैंडल Q4 FY19 को दिखाता है। तो इक्विटी मार्केट में इनका मार्केट शेयर रहा है 9.1% इन रिसेंट क्वार्टर। वहीं पर डेरिवेटिव मार्केट की हम बात करें तो ये मार्केट शेयर 8% का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है उसमें ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ब्रोकरेज को बचाने के लिए तो जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो बैंकिंग ब्रोकर्स के पास जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, वो डिस्काउंट ब्रोकर के पास ज़्यादा जाते हैं ताकि उनका ब्रोकरेज बच सके। इसके लिए यहाँ पर मार्केट शेयर कम हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका मार्केट शेयर था 8.6%, वो कम होकर 8% हो गया है इन मार्च क्वार्टर 2020। वहीं पर इक्विटी रिटेल सेगमेंट की बात करें इक्विटी मार्केट में तो वही मार्केट शेयर 7.4% से बढ़कर 9.1% हो गया है। आइए अब हम बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि रिसेंट क्वार्टर्स में इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये इक्विटी बिजनेस का सेगमेंट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि ये वाला सेगमेंट रिटेल इक्विटीज एंड एलाइड का है। तो ये वाले जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये नंबर्स में ESOP, MTF एंड प्राइम इसका भी एडिशन दिया हुआ है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर डिस्क्लोजर में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि रिटेल इक्विटीज इंक्लूड्स ब्रोकरेज इनकम फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अलाइड रेवेन्यू इंक्लूड्स ESOP एंड MTF इंटरेस्ट इनकम एंड प्राइम फीस। तो जो यहाँ पर एन इक्विटीज लिखा है रिटेल इक्विटीज एंड अलाइड, तो इसमें ESOP एंड MTF और प्राइम सेगमेंट का भी एडिशन दिया हुआ है। प्राइम में आपको बता दूं कि ये इनकी एक सर्विस है जिससे आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो सिर्फ अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपको ईयरली कुछ चार्जेस होंगे, जैसे कि 5-7 हज़ार ये चार्ज करते हैं और आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं और उसी के साथ साथ आप ये कंपनी आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने या बेचने चाहिए। तो आप अगर खुद से रिसर्च नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसके थ्रू ये कंपनीज पैसे कमाती हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिटेल का सेगमेंट है उसमें से अगर लेटेस्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो रिटेल इक्विटीज एंड अलाइड से इसने 2,915 मिलियन रुपीस कमाए हैं, जिसमें से 335 मिलियन ESOP एंड MTF से आ जाता है। ESOP मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, और MTF का मतलब होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रेड करना है और अगर आपके पास 100 रुपये ही हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप 1,000 रुपये के शेयर्स खरीद के उसी दिन में खरीदें और बेच दें, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मार्जिन लेकर एक्स्ट्रा पैसे लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। और प्राइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिटेल सिर्फ इक्विटीज़ का सेगमेंट है वो बड़ा है, ESOP एंड MTF का सेगमेंट इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, और प्राइम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ भी एक सेगमेंट है जहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ICICI सिक्योरिटीज़ के थ्रू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी सेगमेंट इतना बड़ा नहीं है। आइए अब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है, जिसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FD वगैरह ये थर्ड पार्टीज़ के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे इन्हें कमीशन मिलता है। तो म्यूचुअल फंड, ये लेफ्ट वाला सेक्शन म्यूचुअल फंड का है और ये नॉन म्यूचुअल फंड का है, जिसमें इंश्योरेंस आ जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाते हैं और वेरियस अदर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स तो आप देख सकते हैं कि मोर और लेस 50-50% शेयर आ जाता है रेवेन्यू में। तो 570 मिलियन म्यूचुअल फंड से आ रहा है Q4 में, वहीं पर 538 मिलियन नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में 4% डाउन हुआ है ये सेगमेंट ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 592 मिलियन था और ये अब कम हो गया 570 मिलियन, तो 4% कम हुआ है। वहीं पर नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये
13% अप हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये था 474 मिलियन और ये अब हो गया 538 मिलियन। इस ग्रोथ के पीछे का कारण कंपनी बता रही है कि ये ग्रोथ आया है ड्यू टू फिक्स्ड इनकम एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो फिक्स्ड इनकम और लाइफ इंश्योरेंस में जो ग्रोथ आया है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी वजह से ये ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इस 13% में से अगर हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि लाइफ इंश्योरेंस रेवेन्यू ने 7% का ग्रोथ किया है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर। दिस इज ड्यू टू फोकस टूवर्ड्स प्रोटेक्शन। तो अगर आपको पता नहीं है कि प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन प्लान में आपको रिटर्न नहीं मिलता है। आप सिर्फ कुछ प्रीमियम पे करते हैं और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को पैसे मिलते हैं, तो उसे प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या क्या लाइफ के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। नाउ एक और बिजनेस सेगमेंट जिसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे, इसे हम एडवाइजरी सर्विसेज भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि दूसरे कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जिनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q4 FY20 में रेवेन्यू बहुत ही कम हुआ है इस सेगमेंट से। आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस का कहर किस तरीके से मार्केट को परेशान कर रहा है। तो कोई भी कंपनी अपना IPO नहीं ला रही है, बिजनेसेस ठप पड़े हैं, दुकान नहीं चल रहे हैं, कोई भी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये तो जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में रेवेन्यू कम ही आएगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस रेवेन्यू डिक्रीज्ड बाय 23% इन Q4 FY20। दिस इज बिकॉज प्राइमरीली ड्यू टू लोअर नंबर ऑफ हाई वैल्यू डील्स। तो कंपनीज यहाँ पर डील्स ही नहीं कर रही है, दूसरे कंपनीज को नहीं खरीद रही हैं। जनरली क्या होता है कि मार्केट में जैसे जैसे बिजनेसेस चल रहे हैं वैसे वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और वो दूसरे कंपनीज के साथ मर्ज करते हैं, एक्वायर करते हैं, बिजनेस एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की हेल्प लगती है। तो यहाँ पर उस वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन अब जब कोरोना वायरस हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी को क्यों खरीदेगी? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रेवेन्यू कम ही आएगा। नाउ अब हम ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन फॉर्म ऑफ चार्ट लगाया हुआ है आपके स्क्रीन पर। रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4283 मिलियन था ये नंबर, और ये बढ़कर हो गया 4813। यहाँ पर 13% का इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है। दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन इक्विटीज एंड अलाइड सेगमेंट। मैंने आपको बताया कि इक्विटीज एंड अलाइड सेगमेंट प्रीवियस स्लाइड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। नॉन फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का डाउन हुआ है 3%, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि कंपनी एफिशिएंसी पर काम करी है। इन्होंने हेड काउंट्स कम किए हैं, एम्प्लॉइज को कट डाउन किया है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कट डाउन किए हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी पर काम करने की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है, वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10% से बढ़ा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये 28% बढ़ा है। Q4 FY20 में कंपनी ने डिविडेंड भी ऐलान किया है, 6.75 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अराउंड 50% ROE कंपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन रखती है। तो Q4 FY20 में भी 55% का ROE रहा है ICICI सिक्योरिटीज का। नाउ अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने लगा लिया है। ये वाला कॉलम Q4 FY20 का है, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% बढ़ा है, वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10% बढ़ा है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये 33% बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये 100% से ज़्यादा बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 का है, और ये सेकेंड लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का है, जो कि मार्च 2020 को ख़त्म हुआ। तो अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। यहाँ हम फुल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% बढ़ा है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो -1% रहा है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए थे, तो उसका सीधा सीधा असर इस कंपनी को दिखता हुआ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स इस कंपनी का 21% कम हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% दिख रहा है, वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स -1% दिख रहा है। नाउ सेगमेंट वाइज अगर हम फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ डेटा दिए हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिवाइड करके रखा है बिटवीन ब्रोकिंग एंड कमीशन, एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। ब्रोकिंग एंड कमीशन में मैंने आपको जैसे बताया था कि रिटेल इक्विटीज एंड अलाइड आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज आ जाते हैं, वहीं पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये सारे सेगमेंट आ जाते हैं ब्रोकिंग एंड कमीशन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप देख सकते हैं कि Q4 FY20 में 4615 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। वहीं पर एडवाइजरी सर्विसेज, जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट्स जो एडवाइजर्स होते हैं, IPO, मर्जर वगैरह, राइट्स इशू, तो ये जो सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है, एडवाइजर्स प्रोवाइड करती है, वो छोटा सा ही सेगमेंट है, 99 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है इन Q4 FY20। वहीं पर एक और छोटा सा सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है 105 मिलियन इन Q4 FY20। तो यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का ब्रोकिंग एंड कमीशन से ही आ रहा है, जहाँ पर आप सबको मालूम है कि ब्रोकिंग में कितना बड़ा कंपटीशन है फ्रॉम डिस्काउंट ब्रोकर्स। आप देख सकते हैं कि ब्रोकिंग एंड कमीशन सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है 20%, वहीं पर एडवाइजरी में 23% का डिग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वहीं पर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग सेगमेंट में 6% का डिग्रोथ हुआ है। फुल फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 का कंपैरिजन अगर हम करें तो ब्रोकिंग एंड कमीशन में 11% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। वहीं पर एडवाइजरी सर्विसेज में 23% का अगेन डिग्रोथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में 50% का ग्रोथ। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल हमने देख लिया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, कुछ रेशियोज हम एनालाइज करते हैं। तो टिकर बाय फिनोलॉजी पर हम आ गए हैं। अब देख सकते हैं कि ये मिड कैप कंपनी है, 11,526 करोड़ का मार्केट कैप है, P22 पर चल रही है फिलहाल। अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले Feb 26 को ये P31 का हुआ करता था, और जब बहुत बड़ी गिरावट हुई मार्च के महीने में तो ये P17 पर आ चुका था, लेकिन अब रिकवरी आई है स्टॉक में, तो इसने रिकवर करके P अब इसका हो गया है 21। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि करंट रेशियो 1.2 है और क्विक रेशियो 1.13 है। अगर आपको नहीं पता कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के पास है 32 करोड़ शेयर्स, और कैश साइकिल मतलब कि कितने दिनों में कंपनी ये अपने शेयर्स, अपने लगाए हुए पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेती है, तो ये है -550। तो ये एक अच्छा सा नंबर है। ज़्यादातर कंपनीज का ये पॉजिटिव होता है। ये अगर नंबर नेगेटिव हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि कंपनी एक भी दिन नहीं ले रही है, मतलब कि कंपनी के पास पैसे पहले आ रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने से पहले। आप सबको मालूम है कि ब्रोकिंग के बिजनेस में आपके पास पैसे आपको पहले ही पे करने होते हैं, तब जाके आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। आप क्रेडिट पर शेयर को नहीं परचेस कर सकते। तो इसके लिए ये नेगेटिव -550 आ जा रहा है कैश साइकिल। इसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं। ROE यहाँ पर कंपनी का दिख रहा है कि 53.13, लेकिन जैसा मैंने आपको लेटेस्ट बताया कि लेटेस्ट क्वार्टर में ये 55 है। ROCE 52.88। तो ROCE और ROE के बेसिस पर ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आती है। बुक वैल्यू 37.65 का चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.5 है करेंटली। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है
पीबी के बेसिस पर। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें, आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी का फील्ड है यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकल कर आता है 0.44%। तो ये डेट फ्री कंपनी नहीं है, कंपनी के पास डेट है तो, लेकिन 0.44 है तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जनरली अगर ये रेशियो 1 के ऊपर आ जाता है 1.5, जनरली आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन फर्म्स में ये रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सर्विसेज के बिजनेस में डेट टू इक्विटी रेशियो कम ही होता है। तो 0.4% इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग लेटेस्ट क्वार्टर में 79.22 है। तो आप इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स अपने थोड़े से स्टेक्स को ऑफलोड करें, बिकॉज एज पर सेबी रूल्स आपके पास प्रमोटर्स के पास मतलब 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 79.22% है और हाई चांसेस कि नियर फ्यूचर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स को अपने स्टेक्स ऑफलोड करने पड़ेंगे। FIIs ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं 2.74 से 3.16 किया है। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम करी है। इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें पैसे नहीं लगा के रखे हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज में आप देखेंगे कि LIC की शेयर होल्डिंग होती है, यहाँ पर LIC की शेयर होल्डिंग नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है 1.11। वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो आ जाती है 6.17। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 0 है। पॉजिटिव साइन कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर प्लेजिंग करके नहीं रखी है। 96 नंबर ऑफ FIIs ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसे लगा के रखे हैं। प्रमोटर आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक ही इसका प्रमोटर है। सबसे बड़े पब्लिक होल्डर की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसने 2.9% शेयर्स यहाँ पर खरीद के रखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बिजनेस मॉडल, ये सबको एनालाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।